नमस्कार। मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आपसे चर्चा कर रही थी। हिंदी शिक्षण में हम आज भाषा पर बात कर रहे थे और भाषा में चर्चा पर हम बालक के विकास में भाषा के महत्व की बात कर रहे थे। हमने पूर्व के व्याख्यान में चर्चा की कि भाषा जो है वो बालक के विकास में उसका मानसिक विकास करती है, उसका संवेगात्मक विकास करती है। भाषा से बालक का नैतिक विकास होता है और शैक्षणिक महत्व के लिए भी भाषा बहुत ही अनिवार्य है। साथ ही साथ दार्शनिक चिंतन के लिए भी भाषा की बहुत महत्व है, उसकी अनिवार्यता है। विश्व हितों को ध्यान में रखते हुए चिंतन एवं मनन की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार का चिंतन दार्शनिक चिंतन कहलाता है। इस प्रकार के चिंतन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भाषा के द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। भाषा का यह अदृश्य दार्शनिक पांडित्य और विद्वता भाषा के महत्व को विशेष बना देता है। यानी जो दार्शनिक चिंतन है वो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भाषा द्वारा उत्तराधिकार में मिली है। और ये अदृश्य जो दार्शनिक हमारा पांडित्य है, यानी जो दिखाई नहीं देता पांडित्य है, विद्वता है, वो भाषा के महत्व को और भी बढ़ा देती है। बालक के विकास में भाषा नवीन आविष्कार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में विज्ञान से लेकर भाषा विज्ञान तक सभी क्षेत्रों में नए अनुसंधान, आविष्कार एवं शोध होते रहते हैं। इन अध्ययनों, अनुसंधानों तथा शोधों के लेखन के लिए नए नए शब्द और परिभाषाएं, नियम, सिद्धांत, सांकेतिक शब्द, सूचक शब्द आदि भाषा के द्वारा ही रचे जाते हैं। यानी जो भी नवीन आविष्कार होते हैं उन नवीन आविष्कारों में भी नियम और सिद्धांत है, परिभाषाएं हैं, सांकेतिक शब्द हैं, शब्द सूचक हैं और बाकी भी जो शोध लिखे जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं, अनुसंधान किया जाता है, उसमें भाषा का बहुत महत्व है। इसके बाद में आता है सृजनात्मकता, सृजन। देखिए, भाषा जो है वो सबसे पहले ग्रहण का विषय है, उसके बाद में अभिव्यक्ति का, और अभिव्यक्ति के बाद में आता है सृजन का। तो सृजनात्मकता है वो भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है और बालक के विकास में भाषा सृजनात्मकता को बहुत महत्व दिया जाता है। भाषा का महत्व तथावत एवं सूचनात्मक प्रयोगों के अतिरिक्त सृजनात्मक एवं रसात्मक प्रयोगों में भी देखा जा सकता है। इसका सीधा संबंध लेखक के अंतर पीढ़ीगत जातीय अर्थात अपनी जाति विशेष से संबंध होने का भाव संस्कारों से ही होता है। अलग अलग भौगोलिक प्रांतों की पीढ़ियों से जुड़े लेखकों और कवियों का लहजा, शैली, शब्दों का चयन और विशिष्ट लक्षणों से संपन्न विशिष्ट होता है। भाषा के बिना लिखित साहित्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। साहित्यकार की अपनी एक विशेष दुनिया है और उसी तक सीमित होते हैं। सदियों से साहित्यकार प्रचलित भाषा की भीतरी बनावट को नया आयाम देकर निजी भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते आए हैं। वेद, पुराण, उपनिषद से लेकर के तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल आदि सभी साहित्यिक भाषा के कारण ही इतने वर्षों तक सुरक्षित रहते हुए हमें अध्ययन के लिए प्रेरित करते आए हैं। हम चर्चा कर रहे थे सृजनात्मकता की और हमने कहा कि अलग अलग भौगोलिक प्रांतों की पीढ़ियों से जुड़े लेखकों और कवियों का लहजा, शैली, शब्दों का चयन विशिष्ट लक्षणों से संपन्न होता है। अब देखिए, हम यदि पढ़ते हैं, हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, हरिवंश राय बच्चन को पढ़ते या सुनते हैं, या आज के इसमें हम आज के समय में रमाकांत शुक्ला जी को सुनते हैं, अशोक चक्रधर को सुनते हैं, या हम काका हाथरसी को सुनते थे, तो ये सारे जितने भी हमारे जो भी कवि रहे हैं और भाषा विज्ञ रहे हैं और काव्य और साहित्य के जो ज्ञाता रहे हैं, इनकी अपनी अलग अलग शैली है, अलग अलग इनके विचार है, अलग अलग इनकी रचना है और इनका लहजा बिल्कुल अलग अलग है। इस प्रकार से भाषा जो है वो सृजनात्मकता, बालक को सृजनात्मकता प्रदान करती है। साथ ही साथ बालक के विकास में भाषा जो है वो शिक्षित समाज के रूप में भी महत्वपूर्ण है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति भी है
जिससे शिक्षित समाज का विकास एवं नव निर्माण संभव है। भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यवहार परक विभिन्नता के कारण किसी भाषा प्रयोग का सीमित समाज बनता है, जिससे उसकी जातियों का जातीयता और प्रांतीयता सुरक्षित रहती है। यानी विभिन्न समाज, जैसे कि अभी पूर्व में हम उपभाषाओं की बात कर रहे थे, बोलियों की बात कर रहे थे, तो भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यवहार परिक विभिन्नता के कारण किसी भाषा का प्रयोग सीमित समाज तक भी हो जाता है कभी कभी, और उनकी जातियाँ और जातीयता, प्रांतीयता सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त भी भाषा के महत्व और उपयोगिता के असंख्य आयाम है। वास्तव में जीवन और समाज का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहां भाषा का उपयोग और आवश्यकता न हो। यहाँ तक कि भाषा का ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन भी भाषा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार से अध्ययन सभ्यता के निर्माण और सोपानों को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है। हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से बालक के विकास में भाषा का महत्व है, जिसमें हमने मुख्य रूप से मानसिक विकास पर चर्चा करी, संवेगात्मक विकास पर चर्चा करी, नैतिक विकास के बारे में समझा, शैक्षणिक महत्व क्या है इसको जानने का प्रयास किया, दार्शनिक चिंतन भाषा के माध्यम से कैसे होता है ये समझने का प्रयास किया, नवीन आविष्कारों में भाषा का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, कैसे वो विकास करती है, ये जाना, और सृजनात्मकता को समझते हुए हमने किस प्रकार से शिक्षित समाज के लिए भाषा का महत्व है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि इसे आप इस व्याख्यान को या ये भाषा की जो विविधता है इसे आत्मसात कर पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे भाषा की विशेषताओं की। भाषा सर्वोत्तम ज्योति है। देखिए, जब हम सर्वोत्तम ज्योति शब्द बोल रहे हैं, ज्योति अर्थात ज्योति उसे कहते हैं जो प्रकाश देती है, जो प्रकाश मान करती है। तो भाषा जो है सर्वोत्तम ज्योति है, यानी मनुष्य के जो ज्ञान चक्षु है उनको खोलने का आधार है, उन्हें प्रज्वलित करने का आधार है। इसलिए कहा गया है कि भाषा सर्वोत्तम ज्योति है। भाषा सर्वशक्ति संपन्न है। भाषा के माध्यम से लेखन, पठन, श्रवण, मनन, चिंतन सब कुछ हो सकता है। जो चारों कौशल हैं भाषा के, वो भाषा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। जैसे श्रवण है, उसके बाद में वाचन है, उसके बाद में लेखन है और वह पठन है। तो भाषा सर्वशक्ति संपन्न है। भाषा के माध्यम से हम जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आपने देखा होगा जीवन में कभी कभी कहा भी गया है कि गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात कर लो। तो भाषा से हम किसी को प्रसन्न भी कर सकते हैं और भाषा से हम किसी को अपना शत्रु भी बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही, भाषा जो है वो संपन्न है, सकारात्मक रूप में भी और नकारात्मक रूप में भी, यानी शक्तिशाली है। भाषा ज्ञानार्जन का माध्यम है। ज्ञान का अर्जन करने के लिए केवल श्रवण से ही काम नहीं चलता, क्योंकि साहित्य हमारी पुस्तकों में समाहित है। साहित्य हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारी ऋचाओं में हमारी सभ्यता और संस्कृति है, और उसके लिए विभिन्न जो हमारे ग्रंथ हैं वो है। उन ग्रंथों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भाषा बहुत ही अनिवार्य है। तो भाषा की विशेषता है कि वो ज्ञानार्जन का माध्यम है। भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है, यानी भाषा से समाज, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा विचार विमर्श का आधार है, तो भाषा से समाज एक सूत्र में बनता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से आरंभ हुई और यहाँ समाप्त हो गई है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा मिली नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। नित नए अनुसंधानों के बाद हमारी देवनागरी लिपि थी या हमारी जो भाषाएं थी वो अर्जित की गई है उससे। भाषा सामाजिक संपदा भी है। समाज जो है वो विचार विमर्श है, चिंतन मनन है और समाज को जोड़ने का कार्य भी भाषा करती है। तो भाषा को सामाजिक संपदा भी कहा गया है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ऐसे नहीं है कि हमें मिल गई है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा को सीखने के लिए अनुकरण किया जाता है। बालक जब जन्म लेता है
तो सबसे पहले वो अपने माँ के मुखारबिंद से कुछ शब्दों को सुनता है, कुछ वाक्यों को सुनता है, उसके बाद में कुछ बातों को सुनता है और वो उसकी नकल करता है। तो इस प्रकार से भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। उसके बाद में वो पहले श्रवण करता है, फिर वाचन करता है, फिर लेखन करता है और लेखन के बाद पठन करता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा भाव एवं विचार संप्रेषण का साधन है। मन में उत्पन्न हुए भाव और विचारों को संप्रेषित करना है, उनकी अभिव्यक्ति करनी है, चाहे वो लिखित हो और चाहे वो मौखिक हो, उसका एक साधन है। भाषा साहित्य के संग्रह, संरक्षण और हस्तांतरण का माध्यम है। भाषा जो हमारा साहित्य है उसका संग्रह करता है, उसका संरक्षण करता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उसका हस्तांतरण करता है। तो इस प्रकार से जो हमारी भाषा की विशेषताएं हैं उनमें भाषा कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यानी भाषा सर्वोत्तम ज्योति है, भाषा सर्वशक्ति संपन्न है, भाषा ज्ञानार्जन का माध्यम है, भाषा समाज को एक दूसरे के एक सूत्र में बांधती है, भाषा का कोई अंतिम विकल्प नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है और भाषा सामाजिक संपदा भी है। भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, भाव और विचारों के संप्रेषण का साधन है और साहित्य के संग्रह, संरक्षण और हस्तांतरण का माध्यम है। तो इस प्रकार से हम भाषा की जब बात कर रहे हैं, अब भाषा की जब हमने बात करी तो हम भाषा के बात के साथ साथ हम बात करना चाहेंगे कि इसी चर्चा के अंतर्गत कि भाषा के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकारों में भाषा को पढ़ा लिखा और समझा जाता है। प्राचीन काल में जब मनुष्य पूरी तरह से ये हम कहेंगे कि मानव जाति पूरी तरह से उसमें नहीं आया था या प्रारंभिक अवस्था थी जब आदि मानव हुआ करते थे, तो आदि मानव के समय में जब लिपि नहीं थी हमारे पास में और कोई संसाधन नहीं थे, उस समय सबसे पहले हमारे सामने आई थी सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा के माध्यम से भाषा यानी संकेतों के माध्यम से संकेत करके किसी भी चीज़ को आज भी हम जब कोई भी हमारे मूक और बधिर जो हमारे बालक हैं या हमारे साथी हैं या जो नागरिक हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये आज भी भाषा का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। उसके बाद में आई मौखिक भाषा, यानी मौखिक भाषा यानी बोल करके जिस भाषा को हम समझते हैं वो हमारी होती है मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा के बाद में जो तीसरी भाषा की हमने चर्चा करी वो हमारी है लिखित भाषा। तो भाषा के मुख्य 3 प्रकार हैं और इन 3 प्रकारों के बाद में भारत में जो भाषाओं की विभिन्नता है वो हमारी है प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में और तृतीय भाषा के रूप में। प्रथम भाषा यानी मातृभाषा जो माँ के मुखारबिंद से सुनी और लिखी जाती है। द्वितीय भाषा यानी राजभाषा, जिस राज्य में जिस भाषा में प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो प्रशासन के द्वारा जिसे मान्यता प्रदान की जाती है, वो हमारी द्वितीय राजभाषा हुई। और तृतीय हुई हमारी राष्ट्रभाषा, यानी जिस राष्ट्र में जो भाषा सभी के द्वारा अधिकांश लोगों के द्वारा पढ़ी बोली और समझी जाती है वो हमारी होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा इनके बाद में और लेकिन इन भाषाओं के बाद में भी हमारी कुछ उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो उपभाषाएं हमारी है, वो कहने को कहा जाता है कि इन विभिन्न प्रदेशों की जो भाषा है वो राजभाषा है, वो हिंदी है, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण वो हिंदी वह हिंदी नहीं है जो हमारी मानकता जिसको प्रदान करी गई है, जिसे मानक आधार प्रदान करा गया है। उसके अलावा कुछ बोलियां भी है और उन बोलियों में जब हमने बात करी तो खड़ी बोली के अतिरिक्त भी हमारी हिंदी की उपभाषाएं हैं जो मैंने पहले भी चर्चा में आपको बताया है कि विभिन्न है, जैसे मारवाड़ी है, अवधी है, पहाड़ी है, हिमाचली है, गढ़वाली है, कन्नौजी है, भोजपुरी है। ये अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग राज्यों में जो राज्य हमारे हैं जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इनमें कुछ बोलियां उपभाषाएं बोली जाती हैं और उनके अलग अलग नाम हैं जिनकी हमने चर्चा करी। और इसके साथ साथ जो भाषा के प्रकारों की आज की चर्चा में हमने बात करी
वो हमारे प्रकार्य थे संकेत परक, यानी संकेत के माध्यम से भी भाषा को समझा जा सकता है। संकेत के बाद में काव्य परक प्रकार्य हमारे हैं, काव्य के बाद में तर्क परक प्रकार्य हैं और फिर संपर्क परक प्रकार्य हैं। फिर हमने चर्चा करी विस्तृत कि बालक के विकास में भाषा का क्या महत्व है। मानसिक विकास करती है, संवेगात्मक विकास करती है, नैतिक विकास करती है, शैक्षणिक महत्व है, दार्शनिक चिंतन के लिए भी भाषा अनिवार्य है, नवीन आविष्कार होते हैं, सृजनात्मकता है और सृजनात्मकता के बाद शिक्षित समाज के लिए भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज की जो चर्चा है इस पे हमने भाषा की विशेषताएं, बालक के विकास में भाषा के महत्व, भाषा के प्रकार्य और राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बारे में चर्चा करी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहूँगी कि भाषा के जो 4 मुख्य कौशल हैं वो कौन कौन से हैं। भाषा के जो 4 मुख्य कौशल हैं वो है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है श्रवण कौशल, यानी सुनने वाला, सुना जाता है जिसको हम श्रवण कौशल कहते हैं, वो सुनना। उसके बाद में हमारा आता है वाचन कौशल, यानी सुनकर के जब हम बोलते हैं तो वो हमारा होता है वाचन कौशल। वाचन कौशल के बाद में तीसरा कौशल आता है हमारा लेखन कौशल। लेखन कौशल के बाद में, उसके बाद में हमारा आता है पठन कौशल, यानी पढ़ना। तो इस प्रकार से ये एक चीज आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप हिंदी भाषी प्रेमी हैं और हिंदी भाषा के व्याख्यान में आप हैं और निश्चित रूप से आप हिंदी के शिक्षक शिक्षिकाएं या हिंदी प्रेमी हैं। तो ये जान लेना नितांत आवश्यक है कि भाषा के जो कौशल हैं उनका एक क्रम है। ऐसा नहीं है जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में ऐसे नहीं होता है कि हमने सबसे पहले पानी पी लिया, फिर पापड़ खा ली, फिर मिठाई खा ली है। एक क्रम होता है भोजन को, भोजन के बनाने का भी एक क्रम होता है। जैसे मान लीजिए चाय है, अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। मान लीजिए चाय बनानी है तो उस चाय के बनाने का भी क्रम है। ऐसे नहीं है कि सबसे पहले आपने चीनी डाल दी, उसके बाद में आप दूध डाल रहे हैं, फिर चाय पत्ती डाल रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, नहीं, उसका एक क्रम है। वैसे ही भाषा कौशलों का क्रम है। भाषा कौशलों में सबसे पहले श्रवण कौशल आता है, उसके बाद में वाचन कौशल आता है और वाचन कौशल के बाद में आपका लेखन कौशल आता है और फिर आपका पठन कौशल आता है। आप इसको और अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए समझ सकते हैं। सभी लोग जो भी इस व्याख्यान में सम्मिलित है, व्याख्यान को सुन रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, वो अपने घर में, आस पड़ोस में किसी छोटे बालक को आप देखिए। जब बालक छोटा होता है तो उसको जब हम कुछ बोलते हैं, उसके माता पिता, उसके भाई बहन या उसके परिजन, उसके अभिभावक जब कुछ बोलते हैं तो वो पहले सुनता है और उसकी कर्नेंद्रियां, कान उसके कार्य करते हैं। सुन करके जब वो उसको पुनरावृत्ति करता है, यानी पुनः उसकी आवृत्ति करता है या अनुकरण करते हुए वैसा ही बोलता है, तो वो होता है वाचन कौशल। और वाचन कौशल के बाद में आता है लेखन कौशल। फिर हम उसे लिखना सिखाते हैं कि कै ऐसे बनेगा, च ऐसे बनेगा, मैं ऐसे बनेगा, पै ऐसे बनेगा, और कैसे हम उसको कबूतर की छवि दिखा करके बताते हैं कि ये कैसे कबूतर है। या केवल हमने कबूतर की छवि भी दिखाई तो भी वो एक लेखन में, जो सांकेतिक संकेत से जो हमारे रेखाएं हैं वो भी लेखन में आती हैं। तो फिर आता है हमारा लेखन कौशल, और लेखन कौशल के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तब आता है हमारा पठन कौशल। विभिन्न विद्वानों के बीच में या शिक्षाविदों के बीच में या हिंदी भाषी प्रेमियों के बीच में इस चीज का विवाद रहता है कि पहले पठन आएगा और उसके बाद में लेखन आएगा। एक चीज यहाँ समझने की नितांत आवश्यकता है कि जब आपके सामने कुछ होगा ही नहीं तो आप किसे पढ़ेंगे। आकृति तो किसी आकृति को देख के, आप आजकल शादी विवाह में जहां भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, एरो बने हुए होते हैं, तीर जैसा एक निशान बना होता है। वो क्या है? वो भाषा का सांकेतिक स्वरूप है जो लिखित रूप में है। तो वो संकेत जब लिखा गया है तब आपने उसको पढ़ा कि आपको उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है, किस दिशा में जाना है। इसलिए ऐसे ही चाहे हम ए से एप्पल पढ़ाएं या ऐसे आम पढ़ाएं या कैसे कबूतर पढ़ाएं, हम कुछ भी पढ़ाएं,
हम जब पढ़ाते हैं तो या तो शब्द जो हमारे स्वर और व्यंजन के माध्यम से जो शब्द होता है वो शब्द को पढ़ा जाता है, और अगर शब्द नहीं होता है तो सांकेतिक चिन्ह होते हैं, और वो सांकेतिक चिन्ह भी लिखित रूप में होता है। इसीलिए मैं आपसे पुनः कह रही हूँ कि जब हम भाषा कौशलों की बात करेंगे तो सबसे पहले उन भाषा कौशलों में हमारा आएगा श्रवण, श्रवण के बाद में वाचन, वाचन के बाद लेखन, और लेखन के बाद में पठन आएगा। तो ये 4 हमारे भाषा के कौशल हैं। 4 भाषा के कौशलों की जब हम आगे के व्याख्यानों में विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि जो चारों कौशल हैं उसमें चारों कौशलों के अपने अपने कौशलों की, सभी कौशलों में जो हमारा श्रवण कौशल है वो श्रवण कौशल के माध्यम से मनुष्य जो है उसकी कर्णेंद्रियों यानी उसके कान जो हैं, उसका जो मस्तिष्क है, उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो तीव्रता से समझ पाता है उसको, उसकी कर्णेंद्रियां सबसे ज़्यादा कार्य करती हैं। उसके बाद में आता है कि जब हम वाचन कौशल, जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारी जो भाषा है यानी हमारा मुख जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद में आता है लेखन कौशल। लेखन कौशल में हमारे स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, फिर संकेत या व्याकरण आदि चिन्ह, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और व्याकरण आदि चिन्हों का देखिए, मैं जब अभी आपको लेखन के बारे में समझा रही थी तो यहाँ एक चीज और व्याकरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। जब कभी भी हम हिंदी भाषा की बात करते हैं या हम अध्यापक के शिक्षण की बात करते हैं और हम कहते हैं कि अध्यापन पठन पाठन करवाता है, अध्यापक जब शिक्षक जब आदर्श वाचन करता है और जब हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो हम कहते हैं कि अध्यापक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। और उस आदर्श वाचन में क्या होता है, शिक्षक जो है वो स्वर, लय, ताल, आरोह, अवरोह एवं व्याकरण आदि चिन्हों के साथ आदर्श वाचन करेगा। व्याकरण आदि चिन्ह, व्याकरण आदि चिन्ह कौन कौन से हो गए हमारा पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, विस्मय आदि चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, योजक चिन्ह हो गया, और हमारा जो हम जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं हमारे वो हो गए हैं। तो ये सारे जो चिन्ह हैं वो भी कहीं ना कहीं लिखित रूप से भाषा के अंतर्गत आते हैं। जब किसी भी जब हम लेखन कार्य करते हैं और जब हम कुछ लिखते हैं, चाहे हम गद्यांश लिखें या हम पद्यांश लिखें, जब हम गद्यांश और पद्यांश लिखते हैं तो वहाँ पर व्याकरण आदि चिन्हों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यानी हम जब वाक्य लिखना शुरू करते हैं तो हमने यदि छोटा सा लगाया, इसका मतलब हमने क्या किया, हमने वहां पर अर्धविराम लगा दिया। उसके बाद में यदि हमने एक सीधी मात्रा लगा दी, इसका मतलब हमने पूर्ण विराम लगा दिया। पूर्ण विराम मतलब वहां पे वो वाक्य समाप्त हो गया है। अर्ध विराम मतलब आप जो वाक्य बोल रहे हैं वो 2 वाक्यों के योजन से आप थोड़ा सा वहां पर विश्राम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका लेखन कौशल ही है। इसके बाद आप समझ रहे हैं, आपका मस्तिष्क, आपकी इंद्रियां इस बात को समझ रही हैं कि कहाँ भाषा में कहाँ रुकना है, कहाँ पे क्षणिक विश्राम लेना है और कहाँ पे पूर्ण विश्राम लेना है। ऐसे ही जब 2 शब्द होते हैं, जैसे हम कभी कहते हैं कभी कभी, यदा कदा, ये इस तरह के जब शब्द होते हैं उनमें योजक शब्द हमारे जुड़ जाते हैं। और उसके अलावा जो हमारे अनुस्वार है, अनुनासिक है, विस्मय आदि चिन्ह है। विस्मय आदि चिन्ह जब हम किसी को संबोधित करते हैं, हे राम, जब हे राम बोलते हैं तो हम एक सीधी डंडा खींच के उसके नीचे एक बिंदु लगाते हैं। विस्मय आदि चिन्ह संबोधन में और विस्मय में। संबोधन यदि किसी को करते हैं तब भी विस्मय आदि चिन्ह लगता है, और कोई विस्मय आदि अरे जैसे ही शब्द हमने बोला तो उसके आगे, तो वो जो चिन्ह है वो भी अपने आप में एक भाषा का प्रतीक है जिसे हम उसे समझते हैं। तो इस प्रकार से जब भाषा कौशलों की हम बात कर रहे हैं तो भाषा कौशलों में हमारे जो ये चारों कौशल है, जिसमें हमने बात करी श्रवण कौशल की,
श्रवण के बाद में हमने दूसरी बात करी है वाचन कौशल की, और वाचन के बाद में हम आगे बढ़े हैं और हमने चर्चा करी है कि लेखन कौशल की, और लेखन के बाद में हमने पठन कौशल की। यानी बालक पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा और उसके बाद उसको पढ़ेगा। जब इन चारों कौशलों का पूरी तरह से प्रयोग हो जाएगा तब आती है साहित्य की बात, सृजन की बात होती है। बालक जब भली प्रकार से भाषा को सुनना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है और पढ़ना सीख जाता है, तब वो अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है, और शब्द भंडार में वृद्धि के उपरांत वो फिर सृजन करता है, काव्य का सृजन करता है, कहानी का सृजन करता है, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। तो आज की जो हमारी ये चर्चा है, इस आज की चर्चा में हमने भाषा जो है, भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा के कौशल क्या हैं, भाषा के प्रकार ये क्या हैं, बालक के विकास में भाषा का महत्व क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं, इन पर विस्तृत चर्चा करी। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग इन व्याख्यानों के माध्यम से हिंदी भाषा को समझ पा रहे हैं, हिंदी भाषा के प्रति आपका जो स्नेह है और आपका प्रेम है ये बढ़ रहा है, और उत्साहित होकर के आप इसे समझ पा रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आगे के व्याख्यानों में हम भाषा के कौशल जो हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।